आज हम 12th कॉमर्स सब्जेक्ट के अंतर्गत इकोनॉमिक्स में बाज़ार के विभिन्न रूप, उसका आशय, विशेषता आदि के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले बाज़ार का अर्थ एवं परिभाषा। सामान्य बोलचाल की भाषा में बाज़ार शब्द का प्रयोग उस स्थान विशेष से लगाया जाता है जहाँ पर किसी वस्तु के क्रेता एवं विक्रेता एकत्रित होकर वस्तुओं के क्रय विक्रय का कार्य करते हैं। इस प्रकार सामान्य अर्थ में बाज़ार के लिए निश्चित स्थान तथा खरीदने एवं बेचने वालों की उपस्थिति जरूरी है, अर्थात बाज़ार उस स्थान विशेष को कहा जाता है जहाँ हमारे आसपास के क्षेत्र में या मोहल्ले में हम जिस बाज़ार को देखते हैं वह सामान्य बोलचाल की भाषा में बाज़ार हो सकता है, लेकिन अर्थशास्त्र में बाज़ार शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में लिया जाता है। अर्थशास्त्र में बाज़ार शब्द का अर्थ सामान्य अर्थ से बिल्कुल भिन्न होता है। अर्थशास्त्र में बाज़ार शब्द के लिए किसी स्थान विशेष का होना आवश्यक नहीं है, बल्कि अर्थशास्त्र में जिस क्षेत्र तक वस्तुओं की मांग एवं पूर्ति होती है वह समस्त क्षेत्र उन वस्तुओं का बाज़ार कहलाता है। इस प्रकार से आर्थिक दृष्टि से सामान्यतः बाज़ार का अर्थ उस संपूर्ण क्षेत्र से लिया जाता है जिसमें उस वस्तु के क्रेता तथा विक्रेता फैले हुए होते हैं और उनमें प्रतिस्पर्धात्मक संपर्क होता है। अब हम बाज़ार का अर्थ जान लेने के बाद उसकी परिभाषा की ओर चलते हैं। परिभाषाओं में प्रमुख रूप से प्रोफेसर कुर्नो के शब्दों में अर्थशास्त्री बाज़ार शब्द से अर्थ किसी स्थान विशेष से नहीं लेते जहाँ पर कि वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है, बल्कि उस समस्त क्षेत्र से लेते हैं जिसमें क्रेताओं एवं विक्रेताओं में इस प्रकार का स्वतंत्र संबंध होता है। उस वस्तु की कीमत की प्रवृत्ति, सुगमता एवं शीघ्रता से एक समान होने की पाई जाती है। प्रोफेसर सिजविक के शब्दों में बाज़ार व्यक्तियों के समूह या समुदाय को कहते हैं जिसके बीच इस प्रकार की पारस्परिक वाणिज्यिक संबंध हो कि प्रत्येक व्यक्ति को सुगमता से इस बात का पूर्ण ज्ञान हो जाए कि दूसरे व्यक्ति समय समय पर कुछ वस्तुओं व सेवाओं का विनिमय किन मूल्यों पर करते हैं। इसी को अन्य परिभाषाओं में केर्न क्रॉस के शब्दों में बाज़ार का अर्थ क्रेताओं एवं विक्रेताओं के बीच किसी साधन या वस्तु के लेन देन का जाल सूत्र होता है। इस प्रकार से सामान्य शब्दों में आसपास के क्षेत्र में जो अपन बाज़ार देखते हैं उसे बाज़ार कह सकते हैं, परंतु अर्थशास्त्र में बाज़ार उस संपूर्ण क्षेत्र को कहा जाता है जहाँ पर क्रेता और विक्रेता आपस में मिलकर उन वस्तुओं को बेचने और खरीदने का कार्य करते हैं। उसके लिए स्थान विशेष का महत्व नहीं होता, वह संपूर्ण क्षेत्र उसके लिए बाज़ार कहलाता है। बाज़ार की परिभाषाओं के बाद अब हम आते हैं बाज़ार की विशेषताएं या बाज़ार के तत्व। इसमें पहला पॉइंट है एक क्षेत्र। अर्थशास्त्र में बाज़ार शब्द का अर्थ किसी स्थान विशेष से नहीं है, बल्कि उस समस्त क्षेत्र से होता है जिसमें किसी वस्तु के क्रेता तथा विक्रेता फैले रहते हैं। आधुनिक युग में
परिवहन एवं संचार के साधनों का इतना विकास हुआ है कि एक व्यापारी एक स्थान पर बैठा हुआ विभिन्न स्थानों के व्यापारियों के साथ सौदे कर सकता है। इस प्रकार से अर्थशास्त्र की दृष्टि से बाजार में किसी स्थान विशेष का कोई महत्व नहीं होता, बल्कि वस्तुओं का क्रय विक्रय उस संपूर्ण क्षेत्र से होता है जिसमें क्रेता और विक्रेता आपस में प्रतियोगिता कर वस्तुओं को बेचने का कार्य करते हैं। इस प्रकार से कुर्नो ने बाजार को क्षेत्र, प्रोफेसर केर्न ट्रास ने लेन देन का जालसूत्र, स्टोनियर व हेट ने बाजार को संगठन बतलाया। दूसरा है एक वस्तु। अर्थशास्त्र में बाजार एक ही वस्तु का होता है। अलग अलग वस्तुओं के लिए अलग अलग बाजार होते हैं, जैसे कपड़े का बाजार, चूड़ी का बाजार, अनाज का बाजार, सब्जी का बाजार आदि। बिना वस्तु के बाजार की अपन कल्पना भी नहीं कर सकते। इस प्रकार से प्रत्येक अलग अलग वस्तुओं के लिए अलग अलग बाजार का उदाहरण देखने को मिलता है, अनाज मंडी, लोहा मंडी आदि। लेकिन इन सभी के लिए एक ही वस्तुओं के लिए एक ही बाजार नहीं हो सकता। तीसरा है क्रेता और विक्रेता। बाजार में क्रेता और विक्रेता दोनों पक्षों का उपस्थिति होना आवश्यक है। यदि दोनों पक्षों में से एक भी पक्ष नहीं होगा तो वस्तु का क्रय विक्रय संभव नहीं होता। अतः बाजार में क्रेता और विक्रेता दोनों की उपस्थिति अनिवार्य मानी जाती है। इस प्रकार से क्रेताओं एवं विक्रेताओं की उपस्थिति बाजार के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि क्रेता और विक्रेता दोनों ही बाजार के लिए अभिन्न अंग माने जाते हैं, चाहे उनकी संख्या कितनी ही क्यों न हो। अतः क्रेता एवं विक्रेताओं में से किसी एक की अनुपस्थिति में बाजार की कल्पना नहीं की जा सकती। चौथा है स्वतंत्र प्रतियोगिता। बाजार के लिए यह आवश्यक है कि क्रेताओं एवं विक्रेताओं के बीच स्वतंत्र प्रतियोगिता होनी चाहिए, अर्थात सौदा करते समय किसी प्रकार का प्रतिबंध आपस में नहीं होना चाहिए। और पांचवा है एक मूल्य या कीमत। जब क्रेताओं एवं विक्रेताओं में स्वतंत्र प्रतियोगिता होती है तो समस्त क्षेत्र में वस्तुओं का मूल्य प्रायः एक समान रहता है। एक मूल्य बाजार की एक मुख्य विशेषता मानी जाती है। इस तरह बाजार में जब क्रेताओं एवं विक्रेताओं के बीच प्रतियोगिता होती है तब वस्तु के मूल्य में एक समान होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। कीमतों में भिन्नता होने से मांग एवं पूर्ति की शक्तियाँ पुनः क्रियाशील होने लगती है और कीमत में फिर से समानता आती है। इस तरह बाजार के तत्व के लिए आवश्यक है उनके लिए एक क्षेत्र हो, एक वस्तु हो, क्रेता एवं विक्रेता की उपस्थिति हो, उनमें आपस में स्वतंत्र प्रतियोगिता पाई जाए और वस्तुओं का मूल्य एक समान हो। ऐसे संपूर्ण क्षेत्र को अर्थशास्त्र की दृष्टि से बाजार की संज्ञा दिया जाता है। बाजार का वर्गीकरण। बाजार को क्षेत्र के आधार पर, समय के आधार पर और प्रतियोगिता के आधार पर, कार्य के आधार पर, वैधानिकता के आधार पर और वस्तुओं के आधार पर बांटा गया है। क्षेत्र के आधार पर स्थानीय बाजार, प्रादेशिक बाजार, राष्ट्रीय बाजार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार। तो समय के आधार पर अति अल्पकालीन बाजार, अल्पकालीन बाजार, दीर्घकालीन बाजार और अति दीर्घकालीन बाजार। इसी प्रकार से प्रतियोगिता के आधार पर बाजार का वर्गीकरण में पहला है पूर्ण बाजार, दूसरा अपूर्ण बाजार, तीसरा एकाधिकार बाजार। कार्य के आधार पर बाजार को विशिष्ट बाजार, मिश्रित बाजार, नमूनों द्वारा बाजार और श्रेणियों के आधार पर बाजार। वैधानिकता के आधार पर बाजार को उचित बाजार और अवैध बाजार
के रूप में बांटा गया है और वस्तुओं के आधार पर उपज बाजार, स्कंद बाजार, धातु बाजार आदि बाजार का वर्गीकरण किया गया है। तो सबसे पहले क्षेत्र के आधार पर बाजार का वर्गीकरण। क्षेत्र के आधार पर बाजार को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है, जिनमें पहला है स्थानीय बाजार। जब किसी वस्तु का क्रय विक्रय एक निश्चित स्थान अथवा एक निश्चित क्षेत्र तक ही सीमित होता है तो उस वस्तु के बाजार को स्थानीय बाजार कहते हैं। इस बाजार में उन्हीं वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है जो प्रायः उस स्थान विशेष में पैदा होती है। इनमें 2 प्रकार की वस्तुएं सम्मिलित होती है, जिनमें पहला है शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं जैसे फल, सब्जी, दूध, सब्जी, दही इत्यादि, तथा दूसरी वस्तुएं जो अधिक स्थान घेरती है तथा जो बहुत भारी या वजनी होती है जैसे रेत, ईंट, पत्थर आदि। इस प्रकार के बाजार को अपन स्थानीय बाजार कहते हैं। इस तरह से हमारे आसपास जो हम बाजार देखते हैं उस बाजार को स्थानीय बाजार कह सकते हैं। दूसरा है प्रादेशिक बाजार। जब किसी वस्तु का बाजार एक विशेष प्रदेश अथवा एक बड़े क्षेत्र तक सीमित होता है तो उस वस्तु के बाजार को प्रादेशिक बाजार कहा जाता है। प्रादेशिक बाजार के अंतर्गत वस्तु की मांग तथा पूर्ति एक प्रदेश की सीमा तक फैली रहती है। इस प्रकार से जब क्रेता और विक्रेता किसी वस्तुओं के लिए एक राज्य से दूसरे एक राज्य की सीमाओं तक फैले रहते हैं तो ऐसे बाजार को प्रादेशिक बाजार या राज्यीय बाजार कहा जा सकता है। इसमें वस्तुओं की मांग एवं पूर्ति एक राज्य तक फैला हुआ रहता है। उदाहरण के लिए पगड़ी और साफे का बाजार राजस्थान तथा पंजाब तक ही सीमित माना जाता है और वहीं पे लाख की चूड़ियों का बाजार राजस्थान में, क्योंकि वहीं पर उसकी मांग अधिक पाई जाती है। तीसरा है राष्ट्रीय बाजार। जब किसी वस्तु की मांग संपूर्ण देश में होती है तो उस वस्तु के बाजार को राष्ट्रीय बाजार कहते हैं। इस तरह के बाजार में वस्तु के क्रेता एवं विक्रेता पूरे देश में फैले होते हैं तो उस वस्तु का बाजार राष्ट्रीय बाजार कहलाता है। जैसे कपड़ा, गेहूँ, दाल, फर्नीचर आदि। इसके अंतर्गत धोती, साड़ी, चूड़ी आदि का बाजार राष्ट्रीय बाजार होता है, क्योंकि इनका क्रय विक्रय पूरे देश में होता रहता है। अब हम आते हैं चौथा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार। जब किसी वस्तु के क्रेता एवं विक्रेता समस्त विश्व में पाए जाते हैं तो ऐसी वस्तु के बाजार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार कहते हैं। इस प्रकार के बाजार में क्रेता और विक्रेता पूरे विश्व में फैले हुए रहते हैं। इसके लिए उदाहरण है सोना, चांदी, गेहूँ, कपास आदि वस्तुओं का बाजार अंतर्राष्ट्रीय बाजार होता है। इस तरह स्थानीय बाजार में स्थान विशेष तक या छोटे से क्षेत्र तक फैले हुए रहते हैं। प्रादेशिक बाजार पूरे राज्य तक फैले हुए रहते हैं। राष्ट्रीय बाजार एक पूरे देश तक फैले हुए रहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार पूरे विश्व में उन वस्तुओं का क्रय विक्रय होते रहता है जिनमें आपस में प्रतियोगिता कर क्रेता और विक्रेता की उपस्थिति में उन वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। इस तरह बाजार के लिए आवश्यक है क्रेता विक्रेता की उपस्थिति, वस्तुओं का क्रय विक्रय, आपस में प्रतियोगिता। आसपास के क्षेत्र में जो हम बाजार देखते हैं उसे अपन सामान्य शब्दों में बाजार को तो कह सकते हैं, परंतु अर्थशास्त्र की दृष्टि से संपूर्ण क्षेत्र बाजार कहलाता है, जहाँ पर क्रेता और विक्रेता आपस में स्वतंत्र प्रतियोगिता कर वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं। कोई भी क्रेता या विक्रेता
ग्राहक को ये नहीं कह सकता कि आप हमारे दुकान से सामान खरीदो, उसमें प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। क्रेता भी स्वतंत्र रहता है और विक्रेता भी। उन्हें किसी भी प्रकार से कोई प्रतिबंधात्मक कार्यवाही नहीं की जाती कि आप प्रतिबंध हो कि हमारे यहाँ से सामान खरीदोगे। इसी प्रकार से बाज़ार के लिए एक मूल्य निश्चित माना जाता है, वह बाजार विश्व के, अर्थात उस वस्तु को जब खरीदते हैं तो कहीं भी खरीदे उस वस्तु का मूल्य उसे एक ही प्रकार से कीमत उन्हें चुकानी पड़ती है। इस तरह बाजार के अर्थ, परिभाषा, विशेषता या बाजार के तत्व के बाद बाजार के वर्गीकरण क्षेत्र के आधार पर किया गया। शेष अगले वीडियो में बतलाया जाएगा।